let us start with this. So सबसे पहले हम देखेंगे कि what is vectors. Vectors basically vectors होते ही क्या है. तो actually जैसा कि हम जानते हैं कि there are different types of quantities. One of them are having the magnitude only. इनको magnitude सिर्फ होता है, और कुछ quantities ऐसे होते हैं जिनको magnitude at the same time direction भी हुआ करता है. तो जिनको डायरेक्शन भी होता है तो उनको हम वेक्टर्स बोलते हैं, और जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ करता है तो उनको हम स्केलर्स बोलते हैं. और अभी वेक्टर्स क्वांटिटीज जो है, वेक्टर्स कैन नॉट बी ट्रीटेड लाइक नंबर्स. तो नंबर्स के जैसे हमको उनको ट्रीट नहीं करना होता है. तो वेक्टर क्वांटिटीज हैज टू बी ट्रीटेड इन अ डिफरेंट वे फॉर विच द होल वेक्टर अलजेब्रा इज डेवलप्ड. तो इस चैप्टर के अंदर वही हम टूल्स डेवलप करेंगे जो कि वेक्टर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट के लिए यूज होंगे. इसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेक्टर इज डिफाइंड एज द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. सपोज वी हैव अ वेक्टर लाइक दिस. तो उसका हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होता है, दोनों जरूरी होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए. जैसे कि अभी ये वेक्टर है, तो इसका जो लेंथ है, दिस लेंथ इज डिनोटेड बाय द मॉड ऑफ दिस वेक्टर. जैसा कि अभी मॉड ऑफ डी बार यहाँ पे दिया जा रहा है. तो मॉड ऑफ डी बार का मतलब ये होता है इट इज अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. और जो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो एक पर्टिकुलर एंगल से एक्सप्रेस किया जाता है. ये एंगल जो हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो 45 डिग्री एंगल अभी है. तो अगर वो वेक्टर कुछ ज्यादा एंगल करता है तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पे 55 या 60 डिग्री एंगल भी वो कर सकता है, नो डाउट. एंड इफ वी डिक्रीज द एंगल, द वेक्टर कैन मेक द एंगल that is 30 degree or 35 degree also with the x-axis. तो ये एंगल से हमको उसका डायरेक्शन पता चलता है, और उसका जो लेंथ है उस लेंथ से हमको उसका मैग्नीट्यूड पता चलता है. तो ये हमको अच्छी तरह से समझना है. The vector has both magnitude as well as direction. At the same time, if we see any vector, तो इस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व भी कर सकते हैं. देखो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं आराम से कि इस वेक्टर को कि अगर हम कंपोनेंट्स ढूंढ के निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है, तो ये जो उसका कंपोनेंट्स है, समझो ये वेक्टर है, तो इसके ये दो कंपोनेंट्स जो है, एक तो ये जो नीचे वाला जो कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट इसको बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको हम वाई कंपोनेंट बोल सकते हैं, नो डाउट. इवन ये भी हम देख सकते हैं यहाँ से कि एक्स एक्सिस के अलावा जो उसका प्रोजेक्शन है उसको हम एक्स कंपोनेंट बोल सकते हैं, और वाई एक्सिस के अलावा जो उसका प्रोजेक्शन होता है उसको हम उसका वाई कंपोनेंट बोल सकते हैं. और इसी तरह से इसको हम इस एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स के वाइज दो कंपोनेंट्स के फॉर्म में हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट. अभी सवाल पैदा होता है कि हाउ विल यू ऐड द टू वेक्टर्स. दो वेक्टर्स को हमको ऐड कैसे करना है. तो उसके लिए एक सिंपल सी लॉजिक है. उसके लिए सिंपल सा एक टेक्निक यूज किया जाता है जिसको कहा जाता है ट्रायंगल लॉ. तो ट्रायंगल लॉ हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे. ट्रायंगल लॉ और पैराग्राम लॉ दोनों लॉ से हम वेक्टर एडिशन कर सकते हैं. जैसे देखो यहाँ पे अगर एक वेक्टर हम ले लेते हैं इस तरह से, ये वेक्टर यहाँ पे ले लिया, और दूसरा वेक्टर भी ले लेते हैं सपोज यहाँ से, सपोज यहाँ पे ले लिया. सपोज ये वेक्टर को थोड़ा इस तरह से हमने पेंट किया, ये दो वेक्टर से भी सपोज यहाँ पे हमने फॉर्म कर दिए. अभी इन दोनों का जो एडिशन है, द एडिशन अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ, इट विल बी द such a vector. तो सपोज एक वेक्टर इस तरह से है, डी बार एक वेक्टर है सपोज हमारे पास, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास ई बार, ये सपोज. अभी इन दोनों को सपोज हम ऐड करना चाहते हैं. सपोज इसका हमने मैग्नीट्यूड थोड़ा बढ़ा दिया. ओके, अभी इनको हमको ऐड करना है. तो वेक्टर सम ऑफ दिस टू will be represented by the third side of this same triangle which these two vectors are the part of. तो ये दो वेक्टर्स जिनके पार्ट्स थे, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये अभी यहाँ पे ये जो वेक्टर है ये वेक्टर टी बार है, और ये जो वेक्टर ई बार है, इन दोनों का जो सम है, ये जो एस बार वेक्टर है, इसको बोला जाता है सम ऑफ दिस एस बार कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू डी बार प्लस ई बार,
ऐसा हम लिखते हैं। ये प्लस साइन का मतलब होता है वेक्टर एडिशन। सो दिस वेक्टर एडिशन कैन बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ इन दिस वे। तो ये हम समझ सकते हैं आराम से। अभी इसमें देख सकते हो बात कि एक बात देखो कि अगर सपोज हम इस इन वेक्टर्स को अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर चेंज करेंगे, सपोज कि यहाँ पे ये हमने मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इसका चेंज किया, ये सपोज वेक्टर इस तरफ अगर बढ़ा लिया, तो अकॉर्डिंगली द रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट भी अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करेगा, क्योंकि उसको ट्रायंगल का थर्ड साइड बनना है। तो उसकी वजह से अगर सपोज हमने इस तरह से अगर दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में अगर है दोनों वेक्टर्स, तो उस केस में जो रिजल्टेंट है वो हम देख सकते हैं क्लियरली किस तरह से उनके मैग्नीट्यूड के सम के बराबर बन जाता है। और इवन ये हम देख सकते हैं अगर वो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो उनका जो वेक्टर एडिशन है वो पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल के लेंथ के बराबर मिल जाएगा हमको। और इवन इस तरह से अगर वो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम देख सकते हैं क्लियर किस तरह से इसका जो ये है वेक्टर सम है वो इस तरह से इनके सेम डायरेक्शन में मतलब डिफरेंस के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड जो है उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंस के बराबर होगा जरूर। तो ये हम समझ सकते हैं आराम से। ये हमने अभी देखा कि वेक्टर एडिशन जो है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द triangle law also or parallelogram law also. So basically triangle law tells us simply that whenever the two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of the triangle taken in the order, then the resultant of these two vectors is always expressed by the third side of the triangle, which is taken in the reverse order, which is starting from the initial point of the first vector and ends up to the last point or final point of the last vector. तो ये triangle law है। Yes, so suppose both of the vectors are represented like this, and suppose that this is the first vector and this is the second vector which we want to add them together. So अभी सबसे पहले हमको क्या करना है पैरेललोग्राम लॉ के लिए कि इस वेक्टर का जो पैरेलल साइड ड्रॉ करना है, हर एक वेक्टर का पैरेलल लाइन हमको ड्रॉ करना है, और वो पैरेलल लाइंस जो है जहाँ पे मिलते हैं वहां पे ही हमको डायगोनल ड्रॉ करना है। तो अकॉर्डिंगली सीरीज हियर जैसे से हम ये इसका पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, पहले वेक्टर का पैरेलल हमने ड्रॉ किया इधर, और उसके बाद फिर हमको पैरेलल डायगोनल ड्रॉ करना है, जो कि ट्रायंगल लॉ से भी वही हमको मिलने वाला है। ये जो है दिस इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट ऑफ these two vectors. Not necessary that we have to draw the parallel line to this red vector only, but we can start with blue vector also. इस ब्लू कलर वाले वेक्टर को भी हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, और ट्रायंगल लॉ यूज करके ये जो वेक्टर है डायगोनल हम बना सकते हैं और उसको बोल सकते हैं इट्स द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। सो इन दिस वे दिस वेक्टर एडिशन by parallelogram law works like this. तो ये हम समझ सकते हैं वेक्टर एडिशन इसको हम बोल सकते हैं। अभी इसमें देख सकते हो the next topic is about the vector subtraction, how to subtract two vectors. तो वेक्टर्स को सबट्रैक्ट कैसे करना है, तो उसके लिए हमको ये समझना होता है। देखो फिर से एक बार हम पेपर पे जाते हैं and we done like this. अब इसमें देखिएगा कि दो वेक्टर्स जो है वो हमने इस तरह से ड्रॉ किए हुए हैं, और समझो कि अभी हमको इनका सबट्रैक्शन ड्रॉ करना है, u माइनस p हमको करना है, ठीक है। तो u माइनस p करने के लिए देखो ठीक से सबसे पहले हमको ये जो u बार है इसमें से v बार को माइनस करना है, u बार माइनस v बार। ये करने के लिए हमको v बार का डायरेक्शन उल्टा करना पड़ेगा। we'll have to reverse the direction of v bar and then we have to add it into u bar. तो that can be done in this way. तो सबसे पहले हमको इस u बार का डायरेक्शन उल्टा करना है, v बार का डायरेक्शन उल्टा करना है। ये बन गया हमारा माइनस v बार, ये माइनस v बार। अभी इस माइनस v बार को हमको ऐड करना है इस u बार के अंदर। तो u बार के अंदर इसको ऐड करने के लिए हमको देखो क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमको इनका दोनों का एडिशन करने के लिए इस v बार का माइनस v बार का पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो समझ सकते हो, तो ये पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो हमको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा।
तो ये बन गया उसका पैरेलल लाइन इस तरफ। और अभी ये जो पैरेलल लाइंस बन गए हैं, अभी इनका हमको एडिशन दिखाना है। ये माइनस वी बार और यू बार को हमको ऐड करना है। तो उसके लिए हम और आगे बढ़ेंगे। तो ये देखो, ये जो एडिशन इनका दोनों का है, ये बन गया इनका दोनों का डिफरेंस, सब्सट्रैक्शन। तो दिस वेक्टर एक्चुअली will be called as the subtraction of u bar and v bar, because it is going to be the addition of u bar and minus v bar actually। अगर हमको सपोज v bar माइनस u bar करना है, चलो हम v bar माइनस u bar करने के लिए ट्राई करते हैं। v bar माइनस u bar उल्टा हमको करना है सपोज, तो उसके लिए देखो ठीक से, तो v bar माइनस u bar करने के लिए हमको u bar को रिवर्स करना पड़ेगा, u bar का डायरेक्शन उल्टा करना पड़ेगा। ये बन गया u bar का डायरेक्शन उल्टा, और वो उसको हम बोलेंगे माइनस u bar। चलो ठीक है, ये माइनस u bar हमारा बन गया। अभी इस माइनस u bar को हमको ऐड करना है v bar के साथ। तो उसके लिए माइनस u bar और v bar को ऐड करने के लिए इस u bar का पैरेलल वेक्टर हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो जैसे ही, क्योंकि ट्रायंगल लॉ हमको यूज करना है, तो उसके लिए माइनस u bar का पैरेलल वेक्टर यहाँ पे ऐड ड्रॉ किया, और उसके बाद हम ट्रायंगल लॉ यूज करके उनका एडिशन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया उनका एडिशन, जो कि v bar और माइनस u bar का वो एडिशन कहलाता है, लेकिन वो v bar और u bar का डिफरेंस कहलाएगा। So this vector actually is going to be the difference of these two vectors। तो ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है यहाँ पे, ये वेक्टर एक्चुअली इस माइनस u bar और v bar का एडिशन है। मतलब ही वो v bar और u bar का सब्ट्रैक्शन है। v bar माइनस u bar उसको हम बोल सकते हैं आराम से। So this is the all about the subtraction of two vectors. You can see clearly। Then again we can see the next topic, that is about the dot product of two vectors। या सबसे इससे भी पहले हम देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ द टू वेक्टर्स का वेक्टर। एक वेक्टर को रिजोल्व कैसे करना है वो हम आराम से देख सकते हैं। Every vector can be resolved into two components, x component and y component। तो सपोज यहाँ से मैं एक वेक्टर उठाता हूँ, यहाँ पे ये वेक्टर मैंने सपोज यहाँ पे रख दिया, तो उसका मैग्नीट्यूड जो भी होगा उसके हिसाब से उसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो समझो इसको हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, तो ये बनते हैं उसके दो कंपोनेंट्स। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि दिस इज द वेक्टर व्हिच इज रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। जस्ट लाइक दिस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका, इसको हम बोल सकते हैं उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखिए, ये जो वेक्टर होता है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये जो वेक्टर होता है इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। और प्रिसाइजली होता ऐसा है ना कि ये जो वेक्टर्स है, जो इनको कंपोनेंट्स इनको बोल सकते हैं। तो इसका ये एंगल अगर सपोज थीटा है, तो ऑब्वियसली ए बार का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा ऐसा हमको मिल जाता है। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा a मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा ये हमको मिलता है। ये हमेशा हमको याद रखना है। और प्रिसाइजली a बार a cos थीटा और b a sin थीटा, इन दोनों का अगर हम पैराग्राम ड्रॉ करते हैं तो उससे हमको यही वेक्टर मिलेगा a बार, जिसको हम बोल रहे हैं बीच वाला जो वेक्टर है वो हमको उसका एडिशन के फॉर्म में मिल जाएगा। दिस इज अबाउट द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो दो कंपोनेंट्स के अंदर ये एक वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं आराम से। और जैसे जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर सपोज हमने इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर चेंज किया, तो उसके जो कंपोनेंट्स है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। देखो यहाँ पे ठीक से, तो अगर सपोज हमने ये जो वेक्टर है इसका अगर हमने मैग्नीट्यूड सपोज चेंज किया, जैसे जैसे हम ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं और उसका एंगल कम कर रहे हैं, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है और वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि हम अगर उसका एंगल बढ़ाते हैं, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उसका वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है और उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कम होता जा रहा है।
और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 बनता है, वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम बनता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 बनता है। और उसके बियॉन्ड अगर हम इसको और अगर उसका एंगल बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो कम होता जाएगा, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। हियर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, इसको नेगेटिव बोलते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द एंगल वेदर इट इज ग्रेटर देन 90 or it is less than 90, the horizontal component and vertical component can be positive or negative. The horizontal component is positive if the angle is less than 90, and horizontal component will be negative if the angle is greater than 90. तो ये जो है this is called as a resolution, ये हमको समझना है, resolution इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो addition of vectors, addition, how the addition is defined. Addition of the two vectors is defined by triangle law, and at the same time it is also done by the parallelogram law. And also more than two vectors can be added up by using this polygon law. तो polygon law भी उसमें आ जाता है। तो polygon law, triangle law and parallelogram law, ये तीनों laws जो है वो वेक्टर एडिशन के लिए डिफाइंड है। और वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए हम जानते हैं यहाँ पे कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसा कोई सेपरेट लॉज नहीं है, बट एडिशन ही सब्ट्रैक्शन बन जाता है। एक वेक्टर सपोज जैसे ट्रायंगल लॉ यूज करके हम एडिशन कैसे करते हैं वेक्टर्स की। अगर एक वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है और दूसरा वेक्टर अगर इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और लास्ट वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो उससे हमको उसका जो है जो एडिशन है ये एडिशन हमको मिल जाएगा आराम से। दिस इज कॉल्ड एज द ट्रायंगल लॉ। पैराग्राम लॉ मतलब क्या, इसके अंदर हम देखते हैं कि सपोज एक वेक्टर हमारे पास है इस तरह से, सपोज दिस इज द वेक्टर is drawn in this way. Then अगर suppose another vector is there, suppose like this, ये दूसरा वेक्टर हमारे पास सपोज है और समझो कि इनको हमको ऐड करना है यूजिंग द पैराग्राम लॉ। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, देखो कि इसका पैरेलल डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है इस तरफ, और इसका पैरेलल वेक्टर हमको यहाँ पे ड्रॉ करना होता है इस तरफ। और ये दोनों वेक्टर्स जहाँ पे मिलते हैं तो इस तरफ हमको एक वेक्टर ड्रॉ करना होता है जिसको हम बोलते हैं डायगोनल ऑफ दिस पैराग्राम विल गिव अस दिस रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये जो ए बार है और ये अगर इसको हमने बोल दिया है बी बार, तो ए बार और बी बार इन दोनों का जो एडिशन है ये दूसरा वेक्टर बन जाता है, इसको हम बोल सकते हैं ए बार प्लस बी बार, नो डाउट। और एट द सेम टाइम पॉलीगॉन लॉ के अंदर भी हम देख सकते हैं क्लियरली कि अगर सपोज एक वेक्टर इस तरह से हमने ड्रॉ किया हुआ है, दूसरा वेक्टर सपोज इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, और अगर तीसरा वेक्टर भी और एक हमारे पास है और समझो वो हमने इस तरह से ड्रॉ किया है यहाँ पे, तो ये सपोज तीसरा वेक्टर है और इनको तीनों को अगर हमको ऐड करना है तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ से एक वेक्टर हम स्टार्ट करेंगे जो डायरेक्ट लास्ट पॉइंट तरफ पॉइंट आउट करेगा, जिसको हम बोल सकेंगे resultant of all these three vectors. If we can call this as a bar, this is called as the b bar, suppose, and this is suppose called c bar. And if we call this as a d bar, then this d bar happens to be the vector sum of a bar, b bar, as well as c bar here in this way. This is called as the polygon law. And subtraction के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फंडा है कि if we want to subtract the two vectors, then we want to add the negative of the second vector in the first vector. तो इस तरह से ये अगर सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, ये सपोज एक वेक्टर है
और ये वेक्टर को इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। ए बार में से हमको बी बार को सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी बार का निगेटिव जो है, बी बार का निगेटिव उसके अंदर ऐड करेंगे। ये सपोज है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड की करेंगे तो इससे जो एडिशन हमको मिलेगा वो एडिशन एक्चुअली इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बन जाएगा। ये बन गया उनका सब्ट्रैक्शन। सो दिस इज कॉल्ड एज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अभी हम ये देख सकते हैं, अभी हम नेक्स्ट सेशन में ये एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हमने अभी देख लिया। अभी हम ये देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर ए बार एंड सपोज इट इज अनदर वेक्टर बी बार। ये सपोज दूसरा एक वेक्टर है बी बार। तो सपोज ये और थीटा इनके बीच में एंगल है। सपोज एंगल बिटवीन these two vectors is theta. Now we'll see the dot product of two vectors is defined as a bar dot b bar is defined as the product of magnitudes of the both of the vectors mod of a bar into mod of b bar, that is to be multiplied by cosine of angle between them, cos of theta. This is the basic definition of dot product of two vectors. तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। एट द सेम टाइम इफ अगेन वी हैव टू वेक्टर्स लाइक a bar and b bar, suppose this is a bar and suppose we have another vector that is like this, which is named as b bar, and suppose there is an angle theta between these two vectors, then the cross product of two vectors a bar cross b bar is going to be a new vector which we can call it as a c bar, whose magnitude of c bar is going to be actually equal to magnitude of a bar into magnitude of b bar into sine of angle between them. And c bar का जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली रहेगा परपेंडिकुलर टू, सी बार का डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर रहेगा ए बार के भी और बी बार के साथ भी। तो डायरेक्शन ऑफ सी बार इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ए बार एज वेल एज बी बार। दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय क्रॉस as you can see here, and dot product is always denoted by dot as you can see here. अभी डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन से ही हमको कुछ प्रॉपर्टीज इसके मिल जाते हैं। डॉट प्रोडक्ट का सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि ए बार डॉट बी बार, देखते हैं ए बार डॉट बी बार अगर हम निकालते हैं और बी बार डॉट ए बार अगर हम निकालते हैं तो इट्स गोइंग टू बी द सेम। तो यहाँ पे क्या है ना कि ए बार और बी बार का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हम किसी भी ऑर्डर में निकालेंगे तभी भी हमको सेम ही मिलेगा, सेम ही उसका प्रोडक्ट मिलेगा, नो डाउट। दूसरा प्रॉपर्टी उनका है कि ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार। अगर सपोज एक ब्रैकेट के अंदर अगर बी बार प्लस सी बार है और उसको अगर हमको डॉट प्रोडक्ट लेना है उसका ए बार के साथ, तो इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस, ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार, नो डाउट। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमको मिलता है इस तरह से, इसमें देखते हैं कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, ए बार is perpendicular to b bar, then we can say that the dot product of these two vectors a bar dot b bar becomes actually 0. तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 बन जाता है। क्योंकि सीधी बात है, अगर थीटा 90 बन जाएगा, थीटा अगर 90 बनेगा तो cos 90 कितना बनेगा, cos 90 is always equal to 0, and that's why we can see that cos 90 0 होने की वजह से obviously ये जो पूरा डॉट प्रोडक्ट है वो भी कंप्लीट 0 बन जाएगा, नो डाउट। दिस इज फर्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द डॉट प्रोडक्ट इज सिंपली दैट ए बार डॉट ए बार, हमेशा किसी भी वेक्टर का
खुद के साथ लिया गया डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हुआ करता है। ये देखिए ठीक से, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे ए बार और बी बार अगर दोनों वेक्टर सेम हो गए तो उनके बीच में एंगल जरूर जीरो होगा और कॉस जीरो हमेशा 1 हुआ करता है। तो इसके कारण यहाँ पे मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ ए बार मतलब ही मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर बन जाएगा। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी कैन से ऑफ द वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एंड ये भी हम समझ सकते हैं कि इफ एंगल बिटवीन ए बार एंड बी इज सपोज लेस देन 90, then the a bar dot b bar is going to be positive। ये हमेशा पॉजिटिव हुआ करता है। लेकिन अगर दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो अगर ऑब्ट्यूज है, 90 से बड़ा है, तो उस केस में उनके बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होता है तो ए बार डॉट बी बार वो हमेशा लेस देन 0 हुआ करता है, मतलब ये नेगेटिव हुआ करता है। तो ये नेगेटिव रहता है और ये पॉजिटिव हुआ करता है। ये सब जो प्रॉपर्टीज है ये डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। वही अगर हम सपोज क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज अगर लिख देते हैं तो उनको पता चलेगा। कैन सी द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एज वेल। तो क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वो यही है कि ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार। तो ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार ये दोनों इक्वल नहीं है। इन फैक्ट वी कैन से precisely that a bar cross b bar is always opposite to the minus of b bar cross a bar। ये जो है ये प्रॉपर्टी जो है वेक्टर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट का। इसका रीजन यही है कि जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए बार क्रॉस बी बार का जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली राइट हैंड रूल से परपेंडिकुलर टू दिस होल प्लेन आ जाएगा। तो अगर ये ए बार और बी बार एक्स वाई प्लेन के अंदर है, इसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं एक्स वाई प्लेन सपोज इसको बोल सकते हैं। तो ए बार क्रॉस बी बार का जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली जेड डायरेक्शन में आ जाएगा, जेड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, मतलब बाहर की तरफ आ जाएगा। ये बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा ए बार क्रॉस बी बार का। इसको हम इस तरह से लिखा सकते हैं बाहर की तरफ। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमको बी बार क्रॉस ए बार ढूंढना है, बी बार क्रॉस ए बार, तो उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि बी बार से हमको राइट हैंड के फिंगर्स टर्न करने होंगे ए बार की तरफ। तो अगर हम बी बार से ए बार की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स टर्न करेंगे तो हमको एक वेक्टर मिलेगा, थंब जो दिखाएगा वो थंब का डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन दिखाएगा जो कि अंदर की तरफ हमको मिलेगा जरूर। और वो जो वेक्टर का डायरेक्शन है वही वेक्टर का वही इनवर्ड डायरेक्शन रहेगा, जिसको हम बोल सकेंगे बी बार क्रॉस ए बार का डायरेक्शन। तो ये बी बार क्रॉस ए बार जो है वो इस डायरेक्शन में है, अंदर की डायरेक्शन में है, और ए बार क्रॉस बी बार जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, जिसके कारण हम देख सकते हैं क्लियरली कि ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार इन दोनों के डायरेक्शंस किस तरह से अपोजिट है। एक बाहर की तरफ डायरेक्टेड है और एक अंदर की तरफ डायरेक्टेड है। इसके कारण ही यहाँ पे वेक्टर्स के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है, माइनस साइन जो यहाँ पे आता है उसका वही मतलब है। दूसरा प्रॉपर्टी वेक्टर प्रोडक्ट का है कि ए बार if we have cross b bar plus c bar अगर ऐसा है तो उसको हम आराम से a bar cross b bar plus a bar cross c bar ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी वी कैन सी। तो ये जो है सेकेंड प्रॉपर्टी कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट का। अब इसमें भी हम देख सकते हैं कि तीसरा प्रॉपर्टी जो है, तीसरा प्रॉपर्टी ये कहलाता है if we have the two vectors parallel, a bar parallel to b bar, then we can see clearly that the sin theta will become 0 because theta is going to be 0 and theta 0 होने की वजह से sin theta भी 0 हो जाएगा। और उसकी वजह से जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में का जो क्रॉस प्रोडक्ट है a बार क्रॉस b बार जो बनता है वो भी o बार बन जाता है, जो कि 0 बार नॉन वेक्टर कहलाता है। चौथा प्रॉपर्टी उनके बीच में ये है कि जिसमें a बार क्रॉस a बार itself is always equal to o बार, रिमेंबर। तो a बार और a बार का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमेशा o बार के बराबर बन जाएगा। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज है ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कहलाते हैं और ये हमको अच्छी तरह से याद रखने हैं।
So this is about the definitions of dot product and cross product. Now we'll see the applications of dot product and cross product in physics. तो physics के अंदर कहाँ पे हमको cross product और dot product use करना पड़ता है वो हम एक बार देख लेंगे बराबर. तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि dot product is used to find out the work done. वर्क डन के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज किया जाता है. पावर निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है. फ्लक्स निकालने के लिए भी डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो तो उसके लिए हमको डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है. तो ये सारी चीजों के लिए हमको डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है. ऑन द अदर हैंड क्रॉस प्रोडक्ट जो है, क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस, तो उसमें सबसे पहले आता है टॉर्क. टॉर्क निकालने के लिए हमको क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है. दूसरा है एंगुलर मोमेंटम. Angular momentum can also be found out by using the cross product only. And even the electrostatics और magnetism में कई बार हमको cross product use करना पड़ता है. तो जैसे कि force acting on the charge moving in the magnetic field. तो force acting on the charge moving in magnetic field. तो इसके लिए भी हमको जरूर क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है. तो ठीक है, तो ये अलग अलग एप्लीकेशंस है क्रॉस प्रोडक्ट के. तो उसमें से एक एप्लीकेशन हम एक एटलीस्ट एप्लीकेशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये समझने के लिए कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्या है. तो जैसा कि डॉट प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं ठीक से, ओके. सो डॉट प्रोडक्ट का सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वर्क डन देखते हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि वर्क डन कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. नो डाउट, अगर सपोज एक बॉडी है हमारे पास और वो अगर किसी सरफेस पे रखा हुआ है और अगर मान लो कि उसके ऊपर अगर सपोज हम कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस फोर्स की वजह से वो अगर डिस्प्लेस होता है, इस एफ फोर्स की वजह से अगर वो डिस्प्लेस होता है यहाँ से, अगर वो यहाँ तक चला जाता है तो हम देख सकते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ से यहाँ तक हो गया. ये उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट एस. और ये एफ जो फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा है उस फोर्स की वजह से जो उसका वर्क डन हुआ, तो वर्क डन कैन बी फाउंड आउट एज बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. नो डाउट. लेकिन अभी जैसे कि अगर सपोज कभी कभी क्या होता है कि जो ये सपोज सरफेस है और मान लो कि एक बॉडी है जो यहाँ पे सरफेस पे रखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है. सपोज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. सपोज द फोर्स को हम एफ बार बोल देंगे, नो डाउट. और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सपोज इस डायरेक्शन में, इस तरह से. तो द डिस्प्लेसमेंट इज टेकन प्लेस अलोंग द सरफेस, नो डाउट. and the force is acting in the direction of which is acting at an angle theta with the displacement. तो डिस्प्लेसमेंट के साथ थीटा एंगल पे बना के फोर्स काम कर रहा है. तो ऐसे हालत में जो वर्क डन है, तो वर्क डन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में उनको रिजॉल्व करना पड़ता है. इस फोर्स को अगर हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे तो उसमें से एक कंपोनेंट उसका जाएगा वर्टिकल, सो हॉरिजॉन्टल. उसको हम बोल देंगे एफ कॉस थीटा. This is actually f cos theta, and this another component which is vertical here will be denoted by f sin theta, as you can see clearly. This is f sin theta. Here we can see clear that f sin theta is not doing any work, but only f cos theta is doing all the work, and that's why actually the work done can be found out by multiplying this f cos theta multiplied with s. And hence you can get this as f s cos theta, f into s into cos theta. ये हमको फॉर्मूला मिल जाता है जिसको ही हम एक्चुअली इस फॉर्म में लिख सकते हैं. क्योंकि अभी हमने डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन देखा a b cos theta. तो यहाँ पे इसको हम देख सकते हैं दिस इज डिनोटेड बाय f bar dot s bar. So here it is the formula for finding the work done.
तो वर्क डन निकालने के लिए हमको ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमको कंसिडर करना पड़ता है। ये हमको अच्छी तरह से समझना है। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। और सेकंड एग्जांपल जो है पावर, पावर कैन बी डिफाइंड as the dot product of force vector and velocity vector this way. And again we can see that power can also be expressed as flux can also be defined as flux can be shown to be equal to the electric intensity vector and उसका dot product ds bar के साथ ये हम समझ सकते हैं आराम से। Okay, now we'll see the applications of cross product. तो क्रॉस प्रोडक्ट की जो एप्लीकेशन है उसमें सबसे पहले आता है टॉर्क, दूसरा आता है एंगुलर मोमेंटम और तीसरा आता है फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बट नाउ सबसे पहले हम देखेंगे टॉर्क। बेसिकली इफ सपोज वी हैव अ ऑब्जेक्ट लाइक दिस, सपोज इट इज अ रॉड और एनी ऑब्जेक्ट लाइक दिस, सपोज इट इज ऑब्जेक्ट हमारे पास है इस टाइप का ऑब्जेक्ट है और समझो कि इसका ये पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन ये जो पॉइंट है दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट एक्चुअली, बट सपोज द फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट हियर इन दिस डायरेक्शन। सपोज इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने इस तरफ फोर्स अप्लाई किया, एफ इतना अगर फोर्स अप्लाई किया तो उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो टर्न होगा, हम समझ सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर ये एफ फोर्स जो हमने अप्लाई किया है इसके ऊपर वो अगर इसको परपेंडिकुलर है, इसको मोमेंट आर्म बोलते हैं, इस कॉल्ड एज अ मोमेंट आर्म। तो इसको अगर परपेंडिकुलर है तो नो डाउट दिस ऑब्जेक्ट विल टर्न। दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड एज अ टॉर्क, रिमेंबर। तो टॉर्क मींस टर्निंग इफेक्ट। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट है इसको ही हम टॉर्क बोलते हैं। लेकिन ये हम समझ सकते हैं कि अगर सपोज ये फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर ना होके अगर मान लो कि थोड़ा टिल्टेड डायरेक्शन में हुआ, ऐसे अगर इस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, इस तरफ अगर फोर्स काम कर रहा है, तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा, देखो फिर से एक बार इस फोर्स को हमको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक कंपोनेंट रहेगा इस फोर्स का इस तरफ, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आर बार है उसको हम बोल देंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये कंपोनेंट बन जाएगा एक्चुअली एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको भी हम यहाँ पे दिखा देंगे और वो एक्चुअली बनेगा एफ साइन थीटा, नो डाउट। ये एफ साइन थीटा उसका वर्टिकल कंपोनेंट बन जाता है। और ये जो मोमेंट आर्म है इसको ही हम बोलते हैं मोमेंट आर्म। दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज द मोमेंट आर्म। तो अगर ये आर उसको हम डिनोट करते हैं तो इस मोमेंट आर्म और एफ साइन थीटा इस दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली टॉर्क कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे एफ कॉस थीटा जो है दिस फोर्स इज नॉट एबल टू रोटेट द बॉडी। तो रोटेट करने वाला जो फोर्स है वो यही है, एफ साइन थीटा, यही फोर्स इस बॉडी को रोटेट कर रहा है। इसीलिए हम ये देख सकते हैं कि टॉर्क एक्सप्रेस और टॉर्क एक्सर्टेड बाय द बॉडी, टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डिफाइंड एज द फोर्स एफ साइन थीटा that is to be multiplied by r, so that in the next step we can write this as torque is equal to r into f into sin theta। तो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और जैसे कि अभी हमने देखा क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन के हिसाब से r f sin theta, this is very similar to a b sin theta, and hence we can call it as a cross product, and hence this torque vector, torque bar, is expressed as r bar cross f bar. So this is the definition of torque, and this is the application of cross product in order to find out the torque. तो टॉर्क निकालने के लिए भी हम ये क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। और इवन सेकंड जो कंसेप्ट हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम का, ये जो यहाँ पे बताया था, the angular momentum can also be found out using cross product only। उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है L bar। L means angular momentum, which is going to be equal to R bar cross P bar, where P bar stands for linear momentum and this L bar stands for angular momentum, remember। तो ये जो है
ये दूसरा एप्लीकेशन है इसके लिए, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। और तीसरा एप्लीकेशन है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। इफ सपोज द चार्ज स्टार्ट्स मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड V bar with a velocity V bar, then again we get the formula for the force acting on it. F bar becomes equal to Q times of V bar cross V bar. So this is the another application of cross product. Okay. तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो these are the applications of cross product and cross product. There are applications of cross product in mathematics also. मैथमेटिक्स के अंदर भी क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस है, तो जिसमें हम देख सकते हैं कि यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, here applications of cross product in mathematics. तो मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस है ये हम देख सकते हैं आराम से। तो सबसे पहली बात कि मैथमेटिक्स के अंदर हमको कई बार पैराग्राम का एरिया निकालना पड़ता है। तो ये एरिया ऑफ पैराग्राम निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखो, सपोज एक पैराग्राम है हमारे पास, ये मान लो एक पैराग्राम है। सपोज तो अभी इस पैराग्राम का एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है एक्चुअली, जो कि हम जानते हैं। अभी पैराग्राम का एरिया निकालने के लिए अगर इस पैराग्राम के दो साइड्स ए बार और बी बार अगर है, तो हम समझ सकते हैं आराम से कि एरिया ऑफ पैराग्राम कैन बी फाउंड आउट by using this simple formula, that is the, suppose इसका height h मान लिया जाए तो base into height, ये बनता है formula for area of paragraph. तो area of paragraph can be found out to be equal to base मतलब b into height h, ये simple सा formula हमको मिलता है paragraph के area के लिए। लेकिन अभी इसमें देखो कि अगर suppose हमको ये b जो है वो तो ठीक है, b ही है, लेकिन h हमको अगर निकालना है तो हम ये निकाल सकते हैं h यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री, बिकॉज वी नो दैट इफ दिस एंगल इज थीटा, इस एंगल को अगर हम थीटा मान लेते हैं सपोज, तो उस केस में इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में अगर हम ये यूज करते हैं साइन रूल, साइन का अगर डेफिनेशन यूज करते हैं तो हम समझ सकते हैं आराम से कि साइन थीटा हियर, साइन ऑफ थीटा विल एक्चुअली बी इक्वल टू द अपोजिट साइड अपॉन hypotenuse, which is going to be h upon a like this. तो ये h upon a बन जाता है sin theta, जिससे हमको h का वैल्यू मिल जाता है h is equal to a into sin theta. Alright, and if we replace this value of h here in this formula, then we get this as a b into a into sin theta, and then we can write this as a ab sin theta, which is nothing but mod of a bar cross b bar here like this. तो ये जो है ये भी एक तरह से एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो क्रॉस प्रोडक्ट एप्लीकेशन के फॉर्म में हम ये देख सकते हैं कि the area of a paragraph can be found out, no doubt. At the same time, the area of a triangle can also be found out using the same concept of cross product. See how? So area of triangle. ट्रायंगल का जो एरिया है वो भी हम निकाल सकते हैं आराम से यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो समझो भाई हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल and suppose we want to find out the area of that triangle, and suppose that the two sides of this triangle are expressed as a bar as well as b bar, and suppose that here it is the angle theta between these two sides. Then we'll see that in order to find out the area of this triangle,
what we have to do is we have to consider this triangle to be a part of a paragraph, another paragraph. Suppose एक paragraph का वो part है, ऐसा अगर हमने assume कर लिया, suppose इस paragraph का वो part है, तो अभी हमारे पास ऑलरेडी पैराग्राम का जो एरिया है उसके लिए तो फॉर्मूला बना हुआ ही है. तो वी कैन नो दैट एरिया ऑफ अ पैराग्राम is always equal to mod of a bar cross b bar. ये भी हमने प्रूव किया है. लेकिन अभी इस ट्रायंगल का जो एरिया है, इस ट्रायंगल का एरिया इस पूरे पैराग्राम के एरिया से आधा होगा, ये हम समझ सकते हैं आराम से. तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल can be found out to be actually the half of the area of a paragraph, and area of paragraph is already found out it here. तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एरिया ऑफ पैराग्राम ढूंढा है, तो इसलिए उसको अगर यहाँ पे हम रख देंगे तो हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल which is equal to half of mod of a bar cross b bar. So this is going to be the formula for finding the area of a triangle. So these are the applications of cross product to the mathematics. तो मैथमेटिक्स के अंदर हमको ट्रायंगल का एरिया और पैराग्राम का एरिया निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है. ये भी हम समझ सकते हैं आराम से. Suppose we have this vector here and suppose it is drawn like this. तो जैसे ही हम ये वेक्टर को ड्रॉ करते हैं तो जिस पॉइंट को हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये सपोज पॉइंट को, जिस पॉइंट को हमने टच किया उसको, ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ही हम आई बार और जे बार लगा के उसका एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं आराम से. ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम आई बार और जे बार लगा सकते हैं. सो दिस वेक्टर विल बी नेम्ड एज, देखो ये जो होता है ये इसको एक यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ आई बार, एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज आई बार, and this unit vector along y-axis is called as j bar. Remember, ये j bar हो गया. और अभी i bar और j bar इन दोनों के फॉर्म में हम इस पूरे वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो जैसा कि i bar 4 गुना यहाँ पे बढ़ रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इसके ऊपर तो यहाँ पे जाके मिलेगा. और ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर हम उसको बोल सकते हैं 4i bar. करेक्ट है, 4i bar. तो ये बन गया 4i बार प्लस, अभी हमको दूसरा कंपोनेंट भी उसका ढूंढना है. ये ई पॉइंट से अगर हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर इस तरफ, तो यहाँ पे जाके वो 5 पॉइंट पे मीट करेगा, इसको मिलेगा. और इसलिए इस वेक्टर को, ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है उसका, इस वेक्टर को हम बोल सकते हैं 5j बार. तो ये बन गया हमारा 5j बार. तो इसीलिए इस वेक्टर को OE बार जो है, इस OE बार वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, OE बार इज इक्वल टू 4i बार प्लस 5j बार. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ OE बार, इस वेक्टर. तो इस वेक्टर का एक्सप्रेशन जो है वो हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से. अगर सपोज हमने इस वेक्टर को, इसका जो टर्मिनल पॉइंट है, तो अगर सपोज हमने कहीं और शिफ्ट किया, ये समझो यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो भी जरूर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली. और उसको हम लिख देंगे, यहाँ पे उसका x कोऑर्डिनेट 10 है और इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो 6 दिख रहा है. तो इसलिए हम OE बार को इस केस में लिखेंगे OE बार इज इक्वल टू, एक्चुअली इट विल बी 10i बार प्लस, इट इज गोइंग टू बी 6 टाइम्स ऑफ j बार. तो 10i बार प्लस 6j बार, ये उसका एक्सप्रेशन बनता है इन टर्म्स ऑफ i बार एंड j बार, नो डाउट. और अगर इस वेक्टर का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, ये लेंथ अगर हमको निकालना है, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमको यहाँ पे मॉड ऑफ OE बार उसको बोलना पड़ता है. मॉड ऑफ OE बार एक्चुअली इट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ उसका जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट है उनका सम ऑफ स्क्वायर हमको करना होता है. तो ये जो है 10 का स्क्वायर प्लस 6 का भी स्क्वायर हमको करना है, और इन दोनों को हमको ऐड करना है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है. जिससे हमको ये मिल जाएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर व्हिच इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू 100 प्लस 36 व्हिच हैपेंस टू बी 136, रूट ऑफ 136.
So root of 136, which can be expressed as a mixed fractions also, mixed sorts also, using, because we know that this 136 is actually equal to 4. Yes, तो ठीक है, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं आराम से 4 के फॉर्म में. 4 इंटू कितना होता है वो 34, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 34. तो 2 रूट 34 ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे. तो एवरी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आई बार, जे बार एंड के बार. ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है. दूसरी बात कि every vector can be expressed, every vector in space can also be expressed in terms of I bar, J bar and K bar. अब ये भी हम देखेंगे आराम से. Yes, now we'll see this three-dimensional coordinate system in which every vector can be expressed as a in terms of I bar, J bar as well as K bar. So suppose we take a vector. Okay, suppose we have this vector जो कि यहाँ से ओरिजिन से हम ड्रॉ करते हैं उसको, और सपोज कि यहाँ से हमने ड्रॉ किया, और अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर उसको लोकेट किया तो यस, नाउ वी विल सी दिस. अभी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम समझ सकते हैं. The coordinates of this point are like ये पॉइंट जो है वो हमने यहाँ पे देखा कि it's having the coordinates like 2, 8, 7. तो ये पॉइंट जो है वो भी ऐसा है कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 है. तो x एक्सिस पे हमको 2 डिस्टेंस आगे जाना पड़ेगा, y एक्सिस पे हमको 8 डिस्टेंस आगे जाना पड़ेगा, और z एक्सिस पे हमको 7 डिस्टेंस आगे जाना पड़ेगा. तब जाके हम इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं. So the coordinates of this point B are nothing but 2, 8, 7. अभी इस हालत में अगर इसको हमको अगर इस तरह से एक्सप्रेस करना है, वेक्टर फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना है, तो दिस वेक्टर B bar, this vector can be expressed as B bar is equal to, जैसा कि उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 2 है, इसलिए उसको हम लिखेंगे 2 I bar प्लस उसका y कोऑर्डिनेट जो है वो 8 है, तो इसलिए उसको हम लिखेंगे 8 इंटू जे बार, प्लस उसका z कोऑर्डिनेट जो होता है 7 है यहाँ पे, तो इसलिए उसको हम लिखेंगे 7 टाइम्स k बार. So every vector can be expressed uniquely in terms of I bar, j bar and k bar in this way. And at the same time, the magnitude of that vector b bar mod of b bar can be simply found out by using this root of this 2 square plus 8 square plus 7 square, जो कि हमको मिल जाता है mod of 2 का स्क्वायर जो कि 4 है, प्लस 8 का स्क्वायर जो कि 64 है, और 7 का स्क्वायर जो कि 49 है. तो ये हमको मिलता है, and this is called as the magnitude of b bar. The mod of vector can be found out to be equal to simply 68 plus 49. तो उसको हम लिख सकते हैं 1 13 actually. So this is the method to find out the vector or expression of the vector in terms of I bar, J bar and K bar. Remember. तो अभी यही बात यूज करके
हम समझ सकते हैं कि every vector, if it is expressed in terms of I bar, J bar and K bar uniquely, then we can also find out the addition, subtraction, multiplication and dot product and cross product of two vectors in terms of I bar, J bar, K bar only. तो कोई भी वेक्टर्स को अगर हम सपोज आई बार जे बार के बार के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी आई बार जे बार के बार के फॉर्म में एक्सप्रेस करने उनको आना चाहिए. सपोज है कि एक वेक्टर है ए बार, इसको कि हम एक्सप्रेस करते हैं, मान लो कि ए बार इज एक्सप्रेस्ड एज ए एक्स और सपोज a1 into I bar plus a2 into J bar plus a3 into K bar. ये a बार का एक्सप्रेशन है. और सपोज कि b बार का जो एक्सप्रेशन है, in the same way here is suppose b bar is expressed as b1 into I bar plus b2 into J bar plus b3 into K bar. इस तरह से दो वेक्टर्स है. तो the addition of these two vectors a bar plus b bar can be simply found out to be equal to the addition of these two vectors means a1 I bar plus a2 J bar plus a3 into K bar plus b1 I bar plus b2 J bar plus b3 into K bar. ये सब अगर हम ऐड करते हैं तो हमको ये मिल जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा a1 plus b1 into I bar प्लस दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है a2 plus b2 into J bar प्लस तीसरे ब्रैकेट में हमको मिल जाएगा a3 plus b3 into K bar. This is the addition. The same way we can find out the subtraction of two vectors a bar minus b bar. If they are expressed in terms of I bar, J bar and K bar the same way, then we can find out the subtraction of two vectors like this. So the subtraction of these two vectors will be a1 minus b1 into I bar plus a2 minus b2 into J bar plus a3 minus b3 into K bar. So this is the subtraction of two vectors in terms of I bar, J bar and K bar. Remember.